स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1F के सवालों को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1E के सभी सवालों को देखा और बाकी इस अध्याय के जितने भी और पुरानी प्रश्नावली है सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लेलिस्ट का ही लिंक हमने दे दिया है, आप लोग उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए और भी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनको भी देखिए और इस सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं पुरानी उनको भी देखिए। ठीक है, तो चलिए फिर प्रश्नावली 1F के पहले सवाल से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1F का पहला सवाल है कि धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। पहला प्रश्न इसका क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है कि 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। तो हमें पता है कि किसी भी संख्या में अगर मान लो 6a मतलब मान लो कोई संख्या 6 है, तो इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक यानी इसमें से एक घट जाएगा यानी 5 होगा, सीधी सी बात है। तो इसी तरीके से यदि यह एक संख्या दी हुई है 6a+5, तो इससे ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक इसमें से एक घट जाएगा यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6a+4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या है 6a+4। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अपरिमेय संख्या बताइए निम्न में से कौन सी है। तो 4 संख्याएं हैं दूसरे में। दूसरे का पहला 22/7, फिर दूसरा है, फिर इसी तरीके से तीसरा है और इसी तरीके से एक चौथा है। ठीक है, तो दूसरा क्या है? दूसरा पाई है और तीसरा जो है वो 0.69 है और चौथा क्या है? चौथा है 5/√16। अब इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है ये पूछ रहा है। तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगी। पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा, अब इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्यों होगी। पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये 0.69 ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी और 5/16 तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 बनेगा और ये आपकी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इन चारों में से एकमात्र जो पाई है यही एक अपरिमेय संख्या होगी, बाकी सब आपकी क्या होगी? बाकी सब आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा देखते हैं क्या सवाल है। तीसरे में क्या बोल रहा है? तीसरे में बोल रहा है कि संख्या 4√3 क्या है? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं। तीसरा बोल रहा है कि तीसरा 4√3 ये क्या है? तो हमें पता है कि √3 क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है इतनी एक अपरिमेय है, अपरिमेय है और इसमें भले हम पूर्णांक से मल्टीप्लाई करें या किसी से मल्टीप्लाई करें, ये पूरी की पूरी जो संख्या है यह भी हमें एक अपरिमेय संख्या ही देगी। ठीक है, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या में यदि हम किसी भी चीज से गुणा करें तो वह हमें अपरिमेय संख्या ही देती है। ठीक है, अब इसके बाद चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो चौथे में 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इन चारों में क्या है? चौथे का पहला है √5, दूसरा है √1, तीसरा है √1+4/9 और चौथा क्या है? √2.5। ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जो परिमेय होगी। तो ये आपकी अपरिमेय होगी क्योंकि अंडर रूट में है और ये आगे पूर्णांक नहीं बन सकता है, लेकिन ये आपकी परिमेय होगी क्योंकि ये आगे इसको पूर्णांक 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमारी 9 1 जा 1 9 और 9 और 4 √13/3
यानी ये अंडर रूट की है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। और ये वाली ये भी अंडर रूट है, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये भी हमारी एक क्या होगी, ये भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी बस अंडर रूट 1 जो है यही एक हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में क्या बोल रहा है, पांचवें सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, पांचवें। तो पांचवें का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला क्या है, पहला है 2.73 2.73 24 16 डॉट 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 अंडर रूट 7 2.73 73 73 और अंडर रूट 0.9। तो अभी इन चारों में से क्या हमें बताना है, इन चारों में से हमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो ये हमारी अपरिमेय होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है, ये समाप्त ही नहीं हो रही है। ये भी हमारी अपरिमेय होगी क्योंकि ये अंडर रूट की संख्या है जो आगे पूर्णांक में नहीं बदल रही है। ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी, क्यों, क्योंकि ये हमारी अंडर रूट की संख्या है जो आगे पूर्णांक में परिवर्तित हो ही नहीं रही है। लेकिन ये जो तीसरा है ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉइंट की संख्या तो है लेकिन ये शांत आवर्ती है, यानी ये लगातार बढ़ती हुई नहीं जा रही है, ये कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त हो जा रही है। इसीलिए जो तीसरी संख्या है ये तीसरी संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब पांचवें के बाद छठवें प्रश्न पे चलते हैं। छठवां प्रश्न बोल रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। छठवें का पहला, छठवें का पहला किस रूप का होता है, छठवें का दूसरा है m+1, फिर छठवें का तीसरा क्या है, छठवें का तीसरा है, और छठवें का चौथा क्या है, छठवें का चौथा है 2m+1, ठीक है। और ये छठवें में देखना है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, किस रूप का होता है। तो ये छठवें का पहला केवल यम है, यानी यम का मतलब ये सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ये है यम, यम यानी अगर कोई भी संख्या मान लें, या तो 5 मान लें, 5 में 1 जोड़ेंगे, पूर्णांक है ना यम, हाँ यम पूर्णांक है यानी यह कुछ भी हो सकता है। तो यदि हम सम संख्या मान लें तो सम में 1 जोड़ेंगे तो विषम तो आ जाएगा, लेकिन विषम में 1 जोड़ेंगे तो फिर सम आ जाएगा। यानी यह केवल और केवल सम पूर्णांक नहीं दिखाएगा, ये दोनों दिखाएगा, ये बोथ दिखाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी हमारा बोथ दिखाएगा, यानी सम और विषम ये दोनों दिखाएगा, केवल और केवल एक नहीं दिखाएगा। अब ये 2m है, किसी भी संख्या में 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते तो वह हमारी क्या हो जाएगी, इवन नंबर बन जाता है, सम संख्या बन जाती है। यदि 7 लें तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। 7 एक विषम संख्या थी लेकिन उसका जो 2 से मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद वह सम आ गया। यदि 6 लें तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी वह एक इवन नंबर आ जाएगा। अब ये पूछ क्या रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा, यानी जो सम पूर्णांक होगा वह यही वाले रूप का होगा, 2m रूप का ही होगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2m+1 यानी 2m तो हमारा इवन दे रहा है। अब इवन में जब 1 हम हर बार जोड़ देंगे तो वह ऑड ही बनेगा, तो ये जो है ये हमको ऑड देगा, ये हमको इवन नहीं देगा, ठीक है। तो ये छठवां हो गया। अब उसके बाद सातवें पे चलते हैं। सातवां क्या बोल रहा है, सातवां हमें कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। यानी अभी छठवें में क्या था, सम पूर्णांक बोल रहा था, अब सातवें में क्या बोल रहा है, सातवें में हमारा विषम पूर्णांक बोल रहा है, ठीक है। सातवें में हमारा विषम पूर्णांक बोल रहा है। तो q+1 2q, q+1 2q और 2q+1, तो इसमें से कौन सा है जो हमें हर समय ऑड देगा। अभी हमने बताया कि 2q+1 जो है ये हमको हर समय ऑड यानी हर समय विषम संख्या देगा, और बाकी सब जो है ये हमें सम संख्या देगा हर समय, और ये हमें क्या देगा,
q यदि हम सम ले लेते हैं तो सम में जो दो जोड़ेंगे तो सम आएगा, और अगर हम सात ले लेते हैं यानी विषम ले लेते हैं तो उसमें दो जोड़ेंगे तो ये विषम आएगा, यानी ये बोथ देगा। ये हमारे q पे डिपेंड करेगा और ये भी हमें बोथ देगा, जो हम मान लेंगे वही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो आएगा ऑड, यानी 2q + 1। ठीक है, अब आठवां प्रश्न क्या है, आठवें प्रश्न में क्या बोल रहा है, आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में बोल रहा है कि संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है। आठवां क्या है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 ये 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य है कब, 8 से विभाज्य कब है, जब n क्या है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला n है, n क्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्णांक है। फिर यही n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर है। फिर यही एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। और फिर यही n यदि सम संख्या है, यही n यदि सम संख्या है। तो इन चारों में से n की वैल्यू क्या होगी कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से हर समय विभाज्य हो जाएगा। तो n यानी यदि हम पूर्णांक ले लें, यानी n, अब इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पूर्णांक के लिए चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 24, ये तो चला जा रहा है। ठीक, अब यही यदि हम 5 की जगह 6 ले लेते हैं तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 में से 1 गया 35 हो गया, यानी यह नहीं होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो प्राकृतिक संख्या भी वही होगी, बस वहां पे या तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। विषम पूर्णांक यानी यदि 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 ये 8 आ जा रहा है। यदि 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1 ये 24 आ जा रहा है। फिर यदि इसी तरह 9 लेते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 80 आ जा रहा है, तो इससे हो जा रहा है। सम संख्या ले यदि, तो सम संख्या यहीं पे लिए थे, तो सम संख्या लेने पर कभी नहीं होगा, ये हमने अभी ऊपर देख लिया, तो ये नहीं होगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। n के विषम पूर्णांक के लिए n स्क्वायर माइनस 1 हर समय 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न, आठवें के बाद नवा प्रश्न है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117, ये नवा प्रश्न है। 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में HCF को दिखाया जाता है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो 65 और 117 का HCF निकालना है, तो 65 को कैसे लिखा जा सकता है, 65 5 गुणे 13 और 117 किससे जाएगा, 7 2 9 यानी 3 गुणे 3 से जाएगा, 3 39, फिर उसके बाद फिर 3 से जाएगा तो 1 और 13 और फिर उसके बाद 13 हो जाएगा। ठीक है, तब इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, इन दोनों का HCF यानी इन दोनों में क्या हो, जो कॉमन हो वही इनका HCF होगा, तो केवल और केवल 13 कॉमन है। ठीक है, तो HCF की वैल्यू क्या होगी, 13 = 65m माइनस 117। ठीक, तो अब 65m = 117 प्लस 13 यानी ये कितना हो गया, 130, 65m। तो अब m की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 130/65, यानी m की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, और यही हमसे पूछ रहा था। ये सब एक तरीके से ये विविध प्रश्नावली है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा आराम से जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने पिछले अध्यायों में पिछली प्रश्नावलियों में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलो ये 9वां हो गया। अब इसके बाद 10वां क्या है, 10वां देख लेते हैं एक बार। सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। किसको किसको विभाजित करने पर, 70 और 125 को।
तो इस तरीके के प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, इस तरीके के प्रश्नों में हमें जो शेषफल होता है उसको घटा देना है और उसके बाद जो संख्या है उसका हमें क्या निकाल लेना है, उसका हमें एचसीएफ निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो 65 को क्या लिख सकते हैं, 65 को 5 × 13 और इसको 3 × 3 × 13, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 13 के, केवल और केवल एक 13 ही ऐसी संख्या है जिससे 70 और 125 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 8 जो होगा शेषफल होगा, ठीक है। और 13 एचसीएफ कैसे होगा, क्योंकि 13 ही यहाँ पे एक है, एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है इन दोनों में, ठीक है। अब 10वें के बाद 11वां क्या बोल रहा है कि ए और बी, 11वां है यदि ए को x² y³ और b को क्या लिखा जाए, b को लिखा जाए xy³, ये x³ y² है, x³ y²। तो इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमें पता है कि एचसीएफ इन दोनों का कॉमन होता है, जो इन दोनों में कॉमन आ जाए। तो x × x × x × y और ये तुम्हारा x × y × y, यानी इसमें एक x कॉमन है और 2 y कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो xy² हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 12वें प्रश्न में बोल रहा है कि 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 12वें प्रश्न में बोल रहा है कि P = AB², P = AB² और Q = A³B, Q = A³B। तो एलसीएम निकालिए P और Q का। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमें पता है कि जो कॉमन हो उसको तो लेते ही लेते हैं, साथ में बाकी जितनी संख्याएं हैं उन सबको लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा A × B। अब इसमें कॉमन एक A और एक B कॉमन है, तो A × B। अब उसके बाद ऊपर से एक B ले लिया और नीचे 2A है, नीचे 2A है, ठीक है, इसको भी ले लिया। तो अभी हमारा क्या हो गया A³ B², ये हमारा एलसीएम हो गया 12वें का, ठीक है। अब 13वां क्या बोल रहा है, 13वें में कुछ नहीं है, 13वां बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। 13वां परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन दोनों का गुणनफल सदैव क्या आता है, इन दोनों का गुणनफल हमारा सदैव अपरिमेय संख्या ही आती है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई भी एक उदाहरण ले लो और उसे पता चलेगा हमें कि एक अपरिमेय संख्या ही हमें मिल रही है, ठीक है। अब उसके बाद 14वें पे चलते हैं। 14वां क्या है, 14वां देखते हैं। 14वां कह रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम बताइए। तो 14वां ये चीज हर समय तुम लोग याद रखो, 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वह 25, 20 ही आता है। अब ये काम तुम लोग खुद करना, 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना और देखना आंसर आएगा 25, 20, ठीक है। ये चीज याद कर लेनी चाहिए क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाती है। तो वह संख्या है हमारी 25, 20, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का क्या है, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है कि 14,14587/1250 ये एक संख्या दी हुई है और कहा है कि परिमेय संख्या जो ये है का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिला के कह रहा है कि 1250 से 14, 5, 8 और 7 इसमें भाग दीजिए। तो ये कितनी बार में जाएगा, इसको एक बार में लेकर के जाते हैं। तो ये 1250, तो यहाँ पे आया 8, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया ये। अब ये फिर से एक बार नहीं जाएगा, तो फिर ये 1250, अब ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 8। अब इसके बाद दशमलव लगाएंगे तो 0। अब ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 0, 0,
75, तो ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया 8 हो गया। अब ये फिर एक और 0 बढ़ेगा, अब ये कितनी बार में जाएगा 84, 4 बार में जाएगा, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, और ये कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा ना। हाँ, तो ये 0 हो गया, 5 हो गया, और तुम्हारा 87 हो गया ये, तो ये तुम्हारा नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है ना। हाँ, ये नहीं जा रहा है, ये हम कितनी बार में 6 बार में ही लेकर के जाएंगे, तो 6 बार में लेकर के जाएंगे, ये तुम्हारा 7500 हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा 0 0 2 और 1, 1200 आएगा। अब उसके बाद अब तुम्हारा जाएगा ये 1200 हो गया, तो ये एक और 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट पहले से लगा ही हुआ। अब इसके बाद कितनी बार में जाएगा, अब ये मेरे ख्याल से 9 बार में जाना चाहिए, तो अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। 12,000, अब ये 9 बार में जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 5 और 108 और 4 कितना होगा 112 हुआ, 112 हुआ। हाँ, तो ये 0, ये 5 और ये तुम्हारा 8 हो गया, 8 हुआ ना। हाँ, ये 8 हुआ, तो ये 8 5 0 हो गया। अब इसके बाद ये क्या होगा 8 हो गया, ये 9 0 45 45 4 आया, 12 9 108, 108 और 4 112, तो ठीक तो है। हाँ ठीक है, तब ये हो गया, यहाँ से ये आया, तो फिर ये कितना हुआ 9 में से 2 गया तो 7 होगा नहीं यार ये। हाँ 7 हुआ, फिर पॉइंट लगा ही हुआ है, तो कोई 0 बढ़ाएंगे। अब 7500 ये रहा। हाँ, तो ये 6 बार में फिर चला जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि ये दशमलव के कितने स्थानों के बाद, दशमलव के 4 स्थानों के बाद ये रुक जा रहा है। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा हुआ है, प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है कि परिमेय संख्या जो ये दी हुई है, इसका दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि दशमलव के 4 स्थानों के बाद इसका, इस संख्या का दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्नावली बने आपके सभी सवाल थे जिसको मैंने करा दिए। अब अगले अध्याय के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये अध्याय हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे समाप्त होता है। अब इस अध्याय को पूरा अच्छे से आप लोग को दोबारा फिर से पढ़ना हो, जब भी पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में एक अध्याय 1A से, प्रश्नावली 1A से लेकर के 1F तक के एक एक सवालों को कराया गया है, आप लोग को आराम से पढ़िए, ठीक है। और अगले फिर जो अगला हमारा अध्याय है बहुपद, उसके लिए हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए चलिए, थैंक यू।